नमस्कार दोस्तों, कलाकृत प्लेटफॉर्म पर मैं राजुल दीवान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कलाकृत प्लेटफॉर्म जो है वो काफी समय से कल्चरल एक्टिविटीज कर रहा है। खास करके संगीत से जुड़े हुए कार्यक्रम आपने कलाकृत प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम जो देखने जा रहे हैं एक अलग ही प्रकार का कार्यक्रम कहो या एक अलग ही बड़ी दिलचस्प मुलाकात हम करने वाले हैं किसी एक व्यक्ति से। जो व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, जो भी नाटक से, रंगमंच से जुड़े हुए हैं या पुराने जमाने की कुछ फिल्मों से जुड़े हुए हैं, उनको ये नाम जरूर पता होगा, जानते होंगे इस शख्सियत को, इस व्यक्ति को। जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं वो इस वक्त हमारे साथ हाजिर है, मगर मैं चाहता हूं कि आप उसे देख तो रहे हैं मगर उनके बारे में कुछ जाने। कौन है ये व्यक्ति? दिखने में काफी बुजुर्ग हैं, हाँ जरूर है बुजुर्ग, उनकी उम्र वो खुद ही बताएंगे, मगर मैं ये बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इस उम्र में भी कार्यरत है। जी हाँ, वो अकेले सफर करते हैं इस उम्र में। अंदाजा आप लगाइएगा उम्र का, वो खुद कहेंगे। और ये जो व्यक्ति है वो बड़ी ही अपने आप में एक महान हस्ती है, जो आप मेरी बात से सहमत होंगे जब उनके बारे में आप जानेंगे। तो आइए, ज्यादा मैं आपका वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता, जानते हैं उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति का नाम जो है, जो हमारे सामने विराजमान है, और आज हमारा सौभाग्य है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ मुलाकात करने की हामी भरी और हमारे सामने आज वो उपस्थित हैं, जिनका नाम है श्री गौतम भाई जोशी। बड़े सम्मान के साथ मैं गौतम भाई का हम सभी की ओर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और चलिए बात करते हैं गौतम भाई जोशी से। तो गौतम भाई, स्वागत है आपका, बहुत ही स्वागत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये बताइए पर तो बोले ना हमारा वो बोलते हैं कि ज्यादा कुछ कह दिया, हम तो इनके बारे में जितना भी कहे ना उतना कम है, ये मेरा दावा है। क्योंकि उनकी उम्र क्या है उसके हिसाब से पता चलेगा कि मैंने बहुत ही कम कहा है। अच्छा गौतम भाई, चलिए बातों का सिलसिला दौर शुरू करते हुए सबसे पहले ये बताइए कि मुझे भी पता नहीं था कि गौतम भाई बेसिकली ही इज नॉट बॉर्न यहाँ मुंबई में, जन्म नहीं हुआ है आपका, सही है? तो आपका जन्म कहाँ हुआ और किस तरह से, किस साल में, किस वक्त आप मुंबई पधारे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। राजू भाई, यादों की सफर एट 93 माइंड यू, एंड नेक्स्ट मंथ I'll be 94. I, Gautam Durlabji Joshi, born at Tansa village near Bhavnagar. तंसा विलेज, TNSA, Tansa village, Bhavnagar. जी. And born on 3rd November 1927. 27, okay. I have been asked બેઝિક લેસન આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને ક ખ ગ, जी 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 એ ગામડામાં કાઢ્યું. जी. And then at the age of 9 my father took me to Bombay Okay. for further education. वहाँ एक गुजराती स्कूल थी गायवाड़ी नियर कालबादेवी. Okay. वहाँ चार धोरण का गुजराती सीखा, 4th standard. 4th स्टैंडर्ड. Okay. और उसके बाद और अंग्रेजी पढ़ने के लिए मैंने भाटिया हाई स्कूल जो फोर्ट में है, भाटिया हाई स्कूल ज्वाइन किया. जी. भाटिया हाई स्कूल ज्वाइन करने के बाद और अनफॉर्चुनेटली माय फादर एक्सपायर्ड अराउंड 1942 या 43 के बीच में. हाँ हाँ. एंड सो आई हैव टू लीव बॉम्बे. अच्छा. तो बम्बई छोड़ दिया. एक साल गया, इधर उधर भागा गांव में.
कुछ नहीं हुआ। मम्मी गुस्से में हो गई, अभी क्या करेगा तू, फैमिली प्रॉब्लम था। फिर माय मैटरनल अंकल, मामा, वो मुझे बम्बई ले गए और बम्बई में कबूबाई स्कूल में मेरा एडमिशन लिया। जब मैं कबूबाई स्कूल में आया तो मेरा स्कूल में आई वाज लाइक ए कैप्टन, पहले से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने थोड़ा 1942 में आज़ादी का थोड़ा काम किया था। अच्छा, मतलब आजादी की जो लड़ाई चल रही थी उसमें आपने 1942 में जब गांधी जी बोला था बोरिया टैंक मैदान में कि क्विट इंडिया, सब लोग घर से नीचे उतर के गांधी बोला ऐसा किया था। अच्छा, तो वो तब मैं छोटा था, तो भाई भाई बोला ठीक है सब तुम अभी घर पे आ जाओ। इतना करने के बाद जब मैं कबूबाई स्कूल में आया एंड आई वाज स्टेइंग एट खेतवाड़ी, अरे खतेरियाली गली, जो विच इज नियर माधोबाग। अच्छा, सॉरी सुतार नियर माधोबाग। तो वहाँ ठहरने का, स्कूल में जाने का, चल के जाने का पैसा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और स्कूल का फी भी के लिए भी दूसरा जो मामा था उसने स्कॉलरशिप भिजवाया। कोई कंपनी से बोला कि तुम उसको जो 5 रुपया देने का है वो दर महीने देने का। लाइक दैट मैंने काम तो शुरू किया। अभी आज़ादी नहीं मिली थी और 9 अगस्त को मैं स्कूल में झंडा बंधन किया, फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग। प्रिंसिपल को रजा लेकर और झंडा बंधन करके नीचे उतर गया, सब लोग, सब लड़के आज़ाद आज़ाद करके निकल गया। उसके स्कूल में गया हड़ताल में पढ़ाने के लिए, मॉडर्न स्कूल, नजदीक से मॉडर्न स्कूल। At that time, I came across 2 people. One is Hansu Mehta and another is Mansukh Joshi. अच्छा, ये दोनों शख्सियत जो है वो शायद कल्चरल एक्टिविटीज में जुड़े हुए थे या कोई कला की क्षेत्र में। तो ये वो बोला कि गौतम भाई तुम ऐसा करो, तुम हमारी स्टूडेंट्स कांग्रेस की ऑफिस में आ जाओ। उस टाइम स्टूडेंट्स कांग्रेस एंड हमारा जो नेता था स्टूडेंट्स कांग्रेस का वो प्रभाकर कुंते, ही वाज अवर लीडर। ओके। एंड स्टूडेंट्स कांग्रेस की ऑफिस थी 42 कैनेडी ब्रिज। कैनेडी ब्रिज मीन्स जो बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वही बिल्डिंग। सो फॉर दैट बिल्डिंग फॉर मी इट इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो आप अभी भी वहीं पे हैं? हाँ, अभी भी वहीं। अच्छा अच्छा। अपेरा हाउस। तो ये जब किया देन वहाँ एक्टिविटी चलती थी। नैना बेन जवेरी जो मणिपुरी डांसर की भी डिजाइनर, वो संगीत स्कोर चलाती थी। हाँ। संगीत स्कोर में क्या कि राष्ट्रीय गीत, जब नेहरू और सरदार पटेल बम्बई में आके लेक्चर दे चौपाटी पे, तो उधर जाके राष्ट्रीय गीत गाने का। अच्छा। एडवांस में, सो दैट ऑडियंस कैन एंजॉय। वो करने के बाद फिर मुझे दामो जवेरी था, तो दामो जवेरी उस स्कूल को प्रोग्राम करते थे, किताबें बेचते थे, पेंसिल देते थे गरीब बच्चों के लिए। उसने मेरे ख्याल से 1943 एंड या 1944 सब लीडर लोग जेल में से बाहर आए। उसमें हमारा एक रोहित दवे, जिसको हम गुरु मानते हैं, जी जी, वो जब बाहर आया तभी वो बोलता है हम लोग को, यंगस्टर को, एंड वी वर लेफ्टिस्ट एट दैट टाइम। इन दोज डेज लेफ्ट एंड राइट का जमाना था। तो उसने बताया कि सुनो,
नाउ वी आर गोइंग टू गेट दी आज़ादी इमीडिएटली मिलने वाली है 2-4 साल में। सो अपने को अभी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं करने का, आप पॉलिटिकल छोड़ दो और सांस्कृतिक प्रोग्राम में चले जाओ। अच्छा, कल्चरल प्रोग्राम करो, इंडिया क्या है तुम बताओ, वो सब करो, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड दैट गुरु रोहित दवे, उसने दामू भाई को रिक्वेस्ट किया कि दामू तू ये शुरू कर। अच्छा, दामू भाई को इसलिए रिक्वेस्ट किया कि आपको मालूम होगा कि नहीं मालूम नहीं मुझे, जी, बट इन 1944 स्टीमर में एक धड़ाका हुआ था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो बिल्कुल। धड़ाका में हाँ, कितने लोग मर भी गए, बिल्कुल बिल्कुल। और सब ये गोल्ड की ईंट सी सब हाँ हाँ ब्रिक्स, हाँ, वो उठ के किधर भी गए, किसी का घर तोड़ दिया, किसी का और वो होने के बाद तुमको मालूम होगा कि जितने भी उधर रहते थे वो सबको वडाला भेजा था। अच्छा। मस्जिद में सब हाँ। लोग, किसी का घर टूट गया था, हाँ, किसी का हाँ। बिल्डिंग टूट गया वो था। धमाके की वजह से। हाँ। हाँ, और जो लोग मर गए थे और जो लोग जख्मी हुए थे, हाँ। तो दामू भाई, मनसुख भाई, वो सब ने सोशल वर्क किया। और इस सब आदमी को लेके माधोबाग आया। माधोबाग के पास एक धर्मशाला है, जी, धर्मशाला का नाम भूल गया। धर्मशाला में खाने पीने का सब किया, डॉक्टर को बोलाने का सब मेहनत किया, और रोहित भाई को मालूम था, हाँ, और हाँ, उसका लीडर था दामू जबे। अच्छा, तो दामू भाई को बोला कि तू ये सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू कर। बराबर। तो दामू भाई ने ऑन 5th May 1944, इट इज इकबाल डे। इकबाल बड़ा पोएट है, हाँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, तो इकबाल डे के दिन दामू भाई ने एक काव्य गायन का प्रोग्राम नक्की किया, हाँ, और वो भी यूनिवर्सिटी हॉल में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हॉल में प्रोग्राम किया। एंड दैट इज द बर्थडे ऑफ IIT। अच्छा अच्छा, बस वही मेरा अगला सवाल वही था कि INT कहाँ से कैसे शुरू हुई, तो ये तो आपने बता ही दिया। तो INT जब शुरू हो गई, जिसमें आपने बोला जैसे दामू भाई थे, मनसुख भाई थे, और तो उसमें आपकी फिर क्या भूमिका, आपने कैसे उसमें क्या क्या कार्य क्या किया आपने? अभी ये जो किया उसमें हमने सबने मदद किया, हाँ करो हाँ, करो हाँ, करो। हाँ। ये देखा, हाँ। क्योंकि वो तो छोटा सा हम लोग, पर एक आनंद था हाँ। कि चलो हमने ये काम शुरू किया। उसके बाद दामू भाई का काम की स्पीड बहुत थी। एक लेबर का प्रोग्राम किया, उस टाइम लेबर का बहुत चलता था। तो लेबर का प्रोग्राम ड्रामा था, उसमें मुझे भी एक रोल मिला था छोटा सा। अच्छा, हाँ, हम आज़ाद है ऐसा करके। और ये जो लेबर का प्रोग्राम था वो दामोदर हॉल में किया था। अच्छा, दामोदर हॉल यूनिवर्सिटी में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद उसने ये जब अपने को आज़ादी मिली, ये पहले 42 में बंगाल में दुष्काल हुआ था, फेमिन दुर्गा। तो उसके ऊपर अविनाश भाई ने एक नृत्य नाटिका की। अविनाश भाई यानी अविनाश व्यास एंड योगेंद्र देसाई। अच्छा अच्छा, तो योगेंद्र भाई ने नृत्य किया, हाँ, डायरेक्शन, और अविनाश भाई ने गीतों लिख के एक प्रोग्राम किया था 1.5 घंटे का। उसका नाम था बुक मीन्स यानी। और वो प्रोग्राम हमने ओपेरा हाउस थिएटर में किया अच्छा, उस टाइम ना। तो ये प्रोग्राम करने के बाद फिर अलग अलग प्रोग्राम शुरू किया। फिर योगेंद्र भाई ने और अविनाश भाई ने दो नृत्य नाटक की। एक थी मीराबाई और दूसरा था आम्रपाली। ये जब मीराबाई ने आम्रपाली में हम लोग काम करते थे, अभी आम्रपाली के अंदर मैं सिंगिंग स्कोर के अंदर था, म्यूजिक में था। अच्छा, तो आप गाते थे? हाँ गाते थे। अच्छा, गाने का मेरा शौक फोक का था ज़्यादा। ओके। और नवरात्रि, जब नवरात्रि आती है उस टाइम मैं रहता था विभिन्न हनुमानगढ़ी ओल्ड
तो नवरात्रि में रास्ते में प्रोग्राम होता है ना, अलग अलग, जैसा अभी हाँ। गणपति में कैसा होता है बराबर, हाँ। ऐसा करते हैं। तो वहाँ जाके मैं गीत गाते थे। उसमें मेरा पॉपुलर था आंधळी मानो कागड़। गुजराती में बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है। આંધળી માનો गुजराती जो કાગળો भी ગાતો जानते એટલે हैं। લોકો રડતા પછી। हाँ 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 એટલે बिल्कुल। એવી રીતે આસ્તે આસ્તે ઘણું પડ્યું। अच्छा, लेकिन ये अभी आप गाने की बात करें, लेकिन हम जो हमारी जो पीढ़ी है हाँ वो आपको गौतम जोशी मतलब एक दिमाग में ये होता है कि गौतम जोशी यानी टेक्नीशियन, मतलब लाइट डिजाइनर, सेट डिजाइनर, तो वो कैसे आप वहाँ हाँ। उस लाइन कहाँ से आपको ये मिल गई? अच्छा तुमने सवाल किया। अभी क्या है कि देखो, एक्टिंग किया, हाँ सिंगिंग में गया, बराबर। सिंगिंग स्कोर में किया, ये सब किया। जब मैं मीराबाई में आया तब मनसुख भाई और ननसुख भाई ये दोनों बोले मुझे कि गौतम अपने को बैकस्टेज में काम करना है, ये सब छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्योंकि नानू नानू काम, हाँ छोटा एकदम, इसमें नहीं जाना है। એટલે મેં એ તમારા કામ નહીં, तुम બેકસ્ટેજ में काम। हाँ એટલે તો યોગેશભાઈ બહુ રાજી થઈ ગયા। हाँ કારણ કે યોગેશભાઈ નૃત્ય નાટિકા કરે એની અંદર જે કોસ્ટ્યુમ પહેરાવાના હોય, હા। પુરુષો હોય, એમાં મોટાભાગે સ્ત્રીઓ જાતિ હોય, એ સ્ત્રીઓને અમે કપડાં પહેરાવતા। अच्छा, હા એ અને अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये जो जवान लोग हैं वो सब आपसे जलस होंगे कि आप औरत लोग को कपड़े पहनाते हैं। क्या करें, कपड़ा पहना कर। अभी देखो एक काम था हाँ। तो किसी ने हमको ऑब्जेक्शन नहीं दिया, बराबर बराबर। वी डू इट प्रॉपर, यस यस यस, सही है, समझ सकता हूँ। संतुलन करके करने का। बराबर बराबर, सही। और नृत्य नाटिका तो उसके बाद योगेश भाई ने नरसिंहो करके नृत्य नाटक, और नरसिंहो माधोबाग में प्रेजेंट किया। हाँ तो जब माधोबाग में प्रेजेंट किया, पहले दिन जब शो था तो एकदम माधोबाग का महाराज आया तो बाबा अभी मत शुरू करो, पहले तुम आरती उतारो और बाद में शो करो। हाँ, तो रोज आरती उतारी ने 7 वागे त्या शो करता। अरे नरसिंहो કર્યો, મીરાબાઈ થયું, આમ્રપાલી થયું, હિન્દી પ્લે થયો, પછી અંગ્રેજી પ્લે આવ્યો એ અલકાજી સાથે। ડ્રેગન ફ્લિટ કરીને એક નાટક કરેલું ઇંગ્લિશમાં, જે સુંદરાબાઈ હોલમાં કર્યું। એ વખતે થિયેટર નહોતા આપણી हाँ પાસે। हाँ સુંદરાબાઈ હોલમાં નાટક કર્યું, એના ડિરેક્ટર હતા ઈ અલકાજી, અને પછી ઈ અલકાજીએ બીકમ ધી ડિરેક્ટર ઓફ ધી નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામા। ड्रामा। આટલું કર્યા પછી અવિનાશભાઈ સાથે, યોગેશભાઈ સાથે બહુ સારો સંબંધ। હવે તમને એક નવી વસ્તુ કહું કે જ્યારે નરસિંહો કરવાના હતા ત્યારે અમારા રિહર્સલ ચાલતા હતા ત્યાં ઓપેરા હાઉસ પાછળ એક જે ગલી છે ને, નામ બોલાઈ ગયું, એ બિલ્ડિંગનું નામ કંઈક કલાકૃતિ કે એવું કંઈક હતું, કલાભવન, ત્યાં રિહર્સલ ચાલે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર। તો અવિનાશભાઈ એ કે હું તમને એક છોકરો બતાવું છું, એને જરા સાંભળો તમે। કારણ કે અવિનાશભાઈ જ્યારે લખે ને એ પાછા યોગેશભાઈને કહીને એને એડજસ્ટ થવું જ પડે। એ લખે ને યોગેશભાઈ કરે એવું નહોતું થતું। યોગેશભાઈ કે આમ કરે એટલે પહેલાં આમ લખવું પડે, તો કે બોલાવો નહીં। એટલે અમે બધા એ ભાઈને સાંભળવા માટે ત્યાં કલાભવનમાં બોલાવ્યા। એ ભાઈ અડધી ચડ્ડીમાં, ગમે તેવું ખમેશ અડધું, એ આવ્યા અને એને 2-3 ગીત સંભળાવ્યા। અમે બધા ખુશ થઈ ગયા કે નહીં નહીં, આનું તો પહેલાં રાખવો જોઈએ। એ કોણ હતું ખબર છે? कोई बड़े या बड़ा? પરસોત્તમ ઉપાધ્યાય। अरे वाह वाह वाह, पुरुषोत्तम भाई उपाध्याय। આજે પરસોત્તમ ઉપાધ્યાય બહુ મોટી પોસ્ટ પર આવ્યા। बहुत ही बड़ा नाम संगीत की दुनिया में, खास करके गुजराती। मगर पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बड़े बड़े सिंगरों से उनके कंपोजिशन गवाए हैं। रफी साहब ने भी पुरुषोत्तम भाई के गाने गाए, लता दीदी ने भी गाए हैं, सभी ने पुरुषोत्तम भाई के गाने गाए हैं। પછી પરસોત્તમભાઈનો જ્યારે એને પદ્મશ્રી મળ્યો ત્યારે એનો પ્રોગ્રામ થયો, બાબુનાથ પર જ કરેલો। हाँ એ પ્રોગ્રામમાં પછી મારે બોલવાનો વારો આવ્યો, મને કે તમે બોલો કંઈ। એટલે મેં કીધું, મેં ભાઈ આ જો આ પરસોત્તમ જ્યારે અહીંયા આવ્યો ને ત્યારે સારું
કપડામાં હતા હા. અને આખો audience લાલ ખુશ ખુશ થઈ ગયું કે તમે આવું કેમ બોલો છો રમાડે? મેં કીધું જે છે તે બોલું છું, હું કંઈ મારું નવું નથી બોલતો. એટલે આવું છે બધું. नहीं मुझे अभी भी एक आपने वो लाइट डिजाइनिंग के इतना नाम कमाया है, सेट डिजाइनिंग, लाइट डिजाइनिंग का, उसका आपने कोई कोर्स किया है या अपने आप ही आप सीखे करते करते? દેખો હું તમને સમજાવું हाँ, કે મારામાં એક તીવ્રતા ઈચ્છા હોતી હંમેશા हाँ, कुछ न कुछ करते. यस करेक्ट. એટલે જ્યારે હું કોઈ પણ કામ મને બતાવે એટલે હું કરું. એ કરું ત્યારે એમ થાય કે આ રાજુભાઈ સર આટલું બધું કરે છે તો હું કેમ मैं નથી क्यों કરતો? नहीं कर सकता? એટલે એ આ બધા ડિઝાઇન કરીને આવે નાટક ભજવ્યા એટલે મને એમ એક ઈચ્છા થાય. એટલે સૌથી પહેલાં શરૂઆત કરી મેં સેટિંગમાં. એક સેટ બનાવ્યો મેં આડો અવળો બતાવ્યો, મજા ના આવી. પછી પ્રવીણનો એક નાટક હતો, પ્રવીણ જોશી, प्रवीण जोशी. એને કુમાર સંભવ અસંભવ કરીને એક નાટક કર્યું. તો એની ડિઝાઇન મેં કરી અને એને બતાવ્યું. હવે ડિઝાઇનમાં શું છે કે મને એક બીજી ટેવ પડી ગઈ કે ડિઝાઇન કરવું ઘણી વખત શું થાય છે, ડિઝાઇન કરીને આવે એટલે પેલો ડિરેક્ટર કે હા ઠીક છે, આમ છે તેમ છે. પછી ગ્રાન્ડ રિહર્સલ હોય ત્યારે ફરી જાય ડિરેક્ટર કે હું તો આમ સમજેલો, પેલો કે મેં તો આમ સમજેલો. એટલે મેં નક્કી કરેલું કે જ્યારે પણ હું ડિઝાઇન કરું ને ત્યારે એનું આખું મોડલ બનાવે. अच्छा यानी आप मॉडल बनाकर रखते थे और फिर मॉडल बनाने का दो फायदा था. हाँ. एक तो जब मॉडल बनाऊं तो डायरेक्टर को मालूम पड़े कि मुझे क्या करने का, और मुझे मालूम पड़े कि अभी मेरे कोई रिहर्सल के अंदर झगड़ा नहीं होगा. हाँ. उसका दूसरा एक एडवांटेज वो था कि जो पेंटर है उसको भी हम पकड़ सकते हैं, बाबा इधर पेंट करने का है. हाँ. वैसा सेटिंग वाला जो कारपेंटर है हाँ. उसको भी इजी होता है. हाँ. तो मॉडल बनाने से सब लोग को फायदा होता है. बराबर बराबर. और लाइट का क्या मतलब, लाइट डिजाइनिंग भी आप करते थे? हाँ. तो वो भी आपने सीखा है या अपने आप अपने देखो खुद की टैलेंट है? मैंने सब कुछ मेरा हिसाब से सीखा. अच्छा अच्छा. ये जो एकलव्य की बात है ना, हाँ हाँ, हाँ. वैसा. अच्छा. देख देख कर. तो ये सेटिंग में एक सेट किया, फिर रंगीलो राजा का किया था. हाँ. जो रंगीलो राजा फर्स्ट गुजराती प्ले जिसका प्रोफेशनली टिकट बारी के ऊपर 100 हुआ था, 100 शो. अच्छा फर्स्ट गुजराती प्ले रंगीलो राजा, अच्छा. जिसके अंदर काम करते थे जयंती पटेल, मधुकर रांदेरिया. हाँ मधुकर रांदेरिया में सितार का फादर, हाँ. और चारू बाला करके एक्ट्रेस थी, और वनलता मेहता. बरोबर. चार ही था. हाँ. और वो शो अहमदाबाद में बहुत चला. अच्छा. उस जमाने में हम अहमदाबाद में जाते थे तो सैटरडे संडे को, क्योंकि ये लोग सब सर्विस करते थे, बराबर बराबर. तो सैटरडे को शो किया. मधुकर भाई एंड जयंती पटेल एडलिप करते, तो 3 घंटे का शो 4 घंटा हो गया. कॉमेडी. कॉमेडी. अच्छा अच्छा. कॉमेडी. और अहमदाबाद के लोग खुश. फिर संडे को हमको रात को ट्रेन पकड़ने की, तो संडे का रात का जो शो है वो कट करने का. अच्छा. तो जब कट किया तो ऑडियंस में से लोग आए कि तुमने सब गड़बड़ कर दिया, क्यों अच्छा. क्यों किधर गया सब. हाँ हाँ. ऐसा होता. बराबर. तो ये रंगीलो राजा, ये मुझे फिर ऐसा हुआ कि सारा ये सब लोग लाइट 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 करते थे, मैं क्यों नहीं करूँ. मैं भी करूँ ना, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सबको बताता हूँ, हाँ. तो ये क्यों नहीं हो सकता. और दूसरा एक एडवांटेज मेरे पास था कि मेरा जो वर्कशॉप है बाबूनाथ में, उधर इतनी बड़ी जगह थी तो रिहर्सल वहाँ करते थे. बराबर.
तो रिहर्सल के टाइम पे जब मैं मेरी ऑफिस छोटी ऑफिस थी इनसे हाँ, आगे, हाँ, मैं ऑफिस में बैठ के रिहर्सल देखता हूँ। वो जब गलत करता है तो मैं जाता हूँ डायरेक्टर के पास, उसको बाजू को लेकर बोलता हूँ, सबके सामने नहीं, हाँ, प्रवीण एक गड़बड़ है, हाँ। उसको इधर करो, ऐसा करो। तो ये एडवांटेज उसको भी मिलता है, मुझे भी। बराबर, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि सारा लाइटिंग का करेगा क्या। तो एक दो शो में लाइटिंग तो किया, फिर एक शो ऐसा आया, मराठी में था और साइक्लोरामा रखा। अभी आजकल नाटक में कोई साइक्लोरामा यूज नहीं करते, मराठी प्ले का नाम भूल गया। तो साइक्लोरामा और उसके आगे सिंबॉलिक पिलर, सिंबॉलिक अलग अलग सेट थे। वो सब सेट हमने वर्कशॉप में किया था, क्योंकि वो नाटक करने के लिए किसी के पास पैसा नहीं था। तो बोलता है कि तुम्हें ये स्मोक मनी में करने का है, जो भी करो वो उसमें से करो। तो ये साइक्लोरामा के ऊपर डिजाइन करके मैंने नाइट कैसे बताने की, डे कैसा बताने का, और तो ये सब करने के लिए मैंने 2-3 दफे सोचा कि नेचुरल अपन देखें। समझो माथेरान गया तो अर्ली मॉर्निंग जाके सनराइज देखने का, इवनिंग में जाके सनसेट देखने का, तो वही कुदरत का देखने के बाद वो हिसाब से मैंने डिजाइन शुरू। अच्छा, एंड दिस इज हाउ आई वाज सक्सेसफुल। अच्छा, क्योंकि डिजाइनिंग में तो बहुत है, जितना तुम करो इतना कम है। अभी मैंने जब जैसलतोरल किया, जैसलतोरल उस टाइम तो मैं एकदम पक्का हो गया था लाइटिंग का नाम भी हो गया था। People used to know me, कि ये लाइटमैन है, लाइट डिजाइनर है। तो जैसलतोरल में एक सीन ऐसा था, घोड़ी का सीन, पाक तारू प्रकाश जाडेजा, परम तारू संभार। तो ये जैसल અને तोरण, घोड़ी का सीन, ये घोड़ी का सीन के लिए उमिन भाई, मैंने कलाकारों को स्टेज पे नहीं आने दिया। जितने भी कलाकार थे जैसलतोरल का, वो सबको रूम में, ग्रीन रूम के अंदर ग्रीन रूम लॉक किया, क्योंकि उसमें जो मैं यूज करता था वो ट्रिक किसी को मालूम नहीं पड़े, क्योंकि वो दरिया दिखाने का था, पानी दिखाने का। वो नाव दरिया में चल रही है और तूफान है, दरिया में चल रही। खाली 2 एक्टर, तोरल और जैसल, ये 2 स्टेज पे, बाकी म्यूजिशियन, लाइव म्यूजिक था अविनाश भाई का। तो ये और किसी को नहीं, इवन दामू भाई आवे तो बोलो ना। अच्छा, मतलब किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं? इजाजत नहीं। अच्छा, अभी मुझे जरा जैसलतोरल का बैकग्राउंड देना था। बिफोर आई यूज द लाइटिंग, यू मस्ट नो हाउ जैसलतोरल इज मेड। जब मैं इंग्लैंड का ओपेरा हाउस गया था स्कॉलरशिप लेके, तो वो जाने के पहले जैसलतोरल का राइटर था जीतू भाई मेहता, अपने नाम तो सुना होगा। नाम सुना है। तो जीतू भाई और मनसुख भाई दोनों स्क्रिप्ट लेके आए। बोलता है गौतम इसमें 17 सीन है, 17 सीन, 17 सीन। तो 17 सीन चालू स्टेज पर लागू के इवन एक रिवॉल्विंग कर सो तो ऐसे नाना सेट कर थी। मैं तो एक काम कर, मैं तो अभी जाता हूँ, मैं 1 साल के बाद आने वाला हूँ। अगर तुम्हारा फाइनल स्क्रिप्ट हो जाए, यू सेंड मी द फाइनल स्क्रिप्ट टू लंदन। तो उसने लंदन स्क्रिप्ट भेजा, पढ़ा मैंने। अभी लंदन के बाजू में, मेरे ओपेरा हाउस के बाजू में एक दूसरा थिएटर था, नाम मैं भूल गया है थिएटर।
2000 सीट का। और उधर उसने एक शो मैंने देखा, ये शो નું નામ બહુ પ્રખ્યાત શો હતો એ लगभग दैट वॉज द 3rd ईयर। अभी वहाँ जितने इंग्लैंड में शो चलता है वो कोई 6 महीने का होगा, 7 महीने का होगा या 12 महीने का होगा। और ये जो एक प्ले ऐसा था वो 13 साल से चलता था। तो ये शो मैं देखने को गया और शो देखने के बाद शो के लिए मुझे टिकट मिलती थी। तो टिकट लेने को गया तो टिकट नहीं मिलती है। तो फिर ब्रिटिश काउंसिल की इन्फ्लुएंस से उसकी जो हाउस टिकट है वो हाउस टिकट में मुझे एक टिकट दिया, फ्री नहीं, हाउस टिकट। अच्छा। हाउस टिकट मैंने देखा, ये देख के एकदम मुझे रिक्वेस्ट करने का मन हुआ, कभी कहने सी दिस प्रोग्राम स्टेज के ऊपर से। तो बोलता है हाँ। मैं बोला कि आई एम ए मैन ऑफ थिएटर, करेक्ट। मैं इंटरनेशनल थिएटर का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। तो वो लोग इंटरनेशनल थिएटर समझ के एकदम बड़ा समझता था। अभी मेरे पास थिएटर तो था नहीं, और इंडियन नेशनल थिएटर टेक्निकल डायरेक्टर એટલે મને બધી રેડ કાર્પેટ મળી ગઈ। અને હું वो शो बैक स्टेज में देखा। वो शो देखने के बाद हुआ एकदम बत्ती हुआ कि जैसल तेरर अभी जरूर मैं करूँगा। वो शो उसके 2 रिवॉल्वर से किया, बैकग्राउंड में साइक्लोरॉन, और जब सेट चेंज होता है 2 टाइप का सेट, इंटीरियर और आउटर है, मिक्स करो इंटीरियर होगा, खुला करो आउटर होगा। तो 17 सीन मैंने जैसलमेर का करने का वीड़ा जड़ लिया। और मैं बोला कि मैं जब बम्बई आऊँगा 1 साल के बाद तब। तो ये नक्की हो गया। जब मैं गया बम्बई आया, बम्बई से बात किया कि भाई ये ऐसा प्रोग्राम करने का है। तो बम्बई बोलता है कि डायरेक्ट कौन करेगा। उसके पास उसने नाम दिया कि चंद्रवदन भट्ट। तो भाई प्रवीण जोशी ने, सॉरी, नाइजर चंद्रवदन और प्रवीण जोशी, जिसको सौराष्ट्र मालूम है, सौराष्ट्र की भाषा मालूम है, सौराष्ट्र की रीतभात मालूम है, वही आदमी चाहिए। एंड दिस इज हाउ आई यू सिट देयर। मनसुखभाई से कोई नहीं करता। तो ये जैसलमेर करने के लिए माई सेल्फ एंड मनसुख भाई हम कच्छ में 15 दिन घूमे थे। अच्छा। टू सी द एवरीथिंग। और उसमें जो जंगल का सीन है, झाड़ियों का सीन है, वो सब में हम लोग गए थे विद द हेल्प ऑफ द पीपल, लोकल पीपल। ऐसा अकेला नहीं जा सकते। बराबर। और जैसलमेर की जो समाधि है वहाँ भी जाके देखा। ये सब देखने के बाद उसका फोटो भी लिया था मैंने, और फोटो लेने के बाद मालूम पड़ा कैसा करना चाहिए। तो ये जैसलमेर मैंने 2 रिवॉल्विंग के, अच्छा, 2 रिवॉल्विंग साइक्लोरामा और सेटिंग अलग अलग। वो रिहर्सल बाबूनाथ में चलता, और बाबूनाथ में जब रिहर्सल चलता था तो जब लास्ट 8 दिन आया तभी मैंने मेरा सब बैक स्टेज वर्कर जो मजदूर लोग थे, सेटिंग लगाने वाले, उनको बिठा के दिखाया। उसमें मेरे पास 2 रिवॉल्विंग था। तो नियम ऐसा किया कि ये जो लेफ्ट का रिवॉल्विंग है उसमें नीचे 4 आदमी काम करे, ऊपर 2 आदमी काम करे, वैसा राइट में 4 आदमी काम करे, ऊपर 2 आदमी, 2 ऊपर એટલે वो पर्दा डालने के लिए, और नीचे जो रिवॉल्विंग घूमतेगा, घूमने के बाद जो सेटिंग एडजस्ट करने का और सेटिंग चलाना, और सेंटर में लेफ्ट राइट एंड सेंटर उसका चारण। ऐसा करके कुछ 16 आदमी का, 16 आदमी। और लाइटिंग के लिए
उस टाइम पे मेरे पास वो डिमर था, हाँ, जो हाथ से हम घुमाते हैं। दो, तो ऐसा 12 डिमर लाया था, तो 6 आदमी थी, हाँ, 6 आदमी को बैठाता था मैं। हाँ, मैं सेंटर में बैठूं, मैं इशारा करूँ, ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा हाँ, करो, हाँ। इशारा। और सबको पता था कि भाई उसमें 0 से 240 तक जाता है, हाँ। तो कहाँ लाने का, कहाँ नहीं हाँ, लाना। हाँ। उसमें कोई मास्टर नहीं था हमारे पास, हाँ। वो है ही नहीं था। और उसके अंदर एक सीन आता था, जब जैसल आता है ना, उसके पास वो घोड़े पे आता है, तो राइट पे से जाके घोड़ा घूम के हाँ, पीछे से हाँ, जाके हाँ। लेफ्ट में जाके फिर स्टेज पे आता है, ऐसा साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट। तो साउंड इफेक्ट तो मिलती नहीं थी, तो वो इफेक्ट भी हमने हाथ से बनवाया। अच्छा, हाँ, वो रेडियो वालों को बोला हाँ, कि हाँ। तुम आओ, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, है लकीली हो गया वो। हाँ, तो वो इफेक्ट भी ऐसा देना का, फिर लेफ्ट में शुरू हुआ, गुम 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 घूमते वो स्टेज पे आते। अभी ये जितने आदमी थे मेरे स्टेज के, ऊपर वाले, नीचे वाले, सेंटर वाले, लेफ्ट वाले, वो सबको हाथ में पानी दिया कि आप किसी को ये मेरी ट्रिक दिखाएगा नहीं। अच्छा, आपने अच्छा, क्या क्या यूज करता हूँ, लाइटिंग कितने यूज किया, फिर पंखा का यूज था, उसमें कपड़े का यूज था, अच्छा, और सब चीज का रिहर्सल करने का। तो जब 4 दिन बाकी हुआ, फिर हमने 3 दिन रंगभवन बुक किया था, 3 दिन। अभी 4 दिन बाद हुआ, मैं बोला सर ये कैसा करेगा, पानी कैसा रहेगा, कोई हिसाब नहीं मिलता था। तो मैं क्या करता था, हमारा रिहर्सल 9 बजे तक चलता, हाँ, 6 बजे से शुरू करो, 9, साढ़े 9, 10 बजे हाँ। तक वो सब रिहर्सल में चले जावे। फिर मेरा इलेक्ट्रिशियन को खाने बाने के बाद 11-12 बजे के बाद मेरा इलेक्ट्रिशियन था उधर का, और एक दूसरा मेरा वहाँ का जॉब मैनेजर था। ये 3 आदमी हम लोग रात को, मैं बोलूँ ऐसा करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, 3 दिन तक हजामत किया, सुबह में 4-4 बजे तक। और अल्टीमेटली किया कि भाई चलो ये करेगा तो बराबर सक्सेसफुल होगा। और फिर जब रंगभवन में गया, तो मैंने ये जो रिहर्सल मैंने किया था, रंगभवन में 2 दिन तक कुछ नहीं किया, ये रिहर्सल नहीं किया। घोड़ी का रिहर्सल हुआ, हाँ। लेकिन पानी का रिहर्सल हाँ, नहीं किया। हाँ, किसी को मालूम भी नहीं था कि क्या करने वाला है। हाँ, तो ये जब लोग सब लोग रंगभवन में से बाहर जाते रिहर्सल करने के हाँ, लिए, हाँ, तो रात को 12 बजे फिर भी मैं इलेक्ट्रिशियन और दूसरा अच्छा। जितने भी आदमी थे हाँ। सबको बुला के एंड देन आई थॉट कि नाउ आई विल बी सक्सेसफुल। तो जब फाइनल रिहर्सल हुआ हाँ, तब बराबर किया, तब एकदम प्रवीण आया दौड़ के, हाँ, अरे क्या गौतम भाई क्या करते हैं, अच्छा किया, अच्छा किया। हाँ। क्योंकि मुझे प्रवीण को एब्रॉड भेज देगा हाँ, IIT को, हाँ, तो इसलिए प्रवीण आया था और प्रवीण को पब्लिसिटी का काम दिया था। प्रवीण यानी प्रवीण जोशी। प्रवीण जोशी को पब्लिसिटी का काम किया, उन्होंने पब्लिसिटी बहुत अच्छा किया था, दैट आई मस्ट से। राइट, तो ये उसमें जो पानी का सीन था, हाँ, ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि तुम देखो कि ये साला दरिया चलता है, पानी आता है, पानी जाता है, उठता है, ऐसा करता है, वो सब वो जो भी करने का है वो कितना मिनट 1.5 मिनट की होती है, ज़्यादा हाँ, नहीं करने का। हाँ, और उसके बाद आदमी लोग को सबको बोला था कि जैसा ये सीन खत्म हुआ, सेटिंग चेंज होता है, उस टाइम ये सब निकाल दो, 1 मिनट में सब, हाँ। किसी को मालूम नहीं पड़ा चले कि क्या है इधर, बराबर, बराबर। और मुझे मालूम था कि शो के बाद सब लोग आएंगे स्टेज, और सबको बोला था कि आप कोई कुछ मत बोलो, मेरी ये जो ट्रिक है किसी को मालूम नहीं पड़नी। बराबर, उसमें
लाइटिंग का भी बहुत काम किया। उसमें भी समझो साला 6 आदमी में से एक आदमी ने मिस्टेक किया तो हमारा सही किसी को मालूम नहीं पड़ा हाँ। कि साला कपड़ा घूमता है, हाँ। लाइट आती है, पंखा घूमता है। और पंखा में भी 2 चीज थी, शुरू में आस्ते आस्ते और फिर फास्ट होना चाहिए, फास्ट होने के बाद फिर कम होना चाहिए। ये सब रिहर्सल, बहुत रिहर्सल किया बराबर। ये 16 आदमी के साथ। और इसमें इतना सक्सेसफुल हुआ कि नेक्स्ट डे रिपीट ऑडियंस आया हाँ। थोड़ा। हाँ। तो ये सीन जब आता था कि बोलो अभी ये इंटरवल के बाद हाँ। तो चाय पीने का छोड़ के, जैसा हाँ। थर्ड बेल हुआ, हाँ। चाय पी के छोड़ के वो लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं। अच्छा। और खास करके प्रवीण है ना, प्रवीण हाँ। प्रवीण एकदम लास्ट में खड़ा हो जाता है, हाँ। लास्ट में रंगभवन का। तो वहां से जितना तुम दूर से देखो लाइटिंग का, इतना तुमको 3 डायमेंशन इफेक्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा। सो जो 17 सीन है अलग अलग सीन, हाँ। दर एक सीन में कोई ना कोई नवीनता दिखाने की। बराबर। कोई सीन टोटल ब्रेकआउट में लाया, कोई सीन अदालत ब्रेकआउट में लाया, कोई सीन जब रिवोल्ट चलता है, जब खंडेर का सीन हुआ तो खंडेर में जब रिवोल्ट चलता है तो खंडेर खंडेर जैसा लगता है तुमको, ये रियली खंडेर है। तो ये 3 डायमेंशन इफेक्ट उसमें दिया। अच्छा। तो दिस इज हाउ एज फार एज लाइटिंग इज कंसर्न्ड, यस। वेरी सक्सेसफुल। एक माइलस्टोन बन गया Milestone। जेसल तोरल और यानी। दूसरा माइलस्टोन मेरा हाँ। लाइटिंग का मराठी प्ले में था। अच्छा। मराठी प्ले में वो था रविंद्र के अंदर, और मराठी प्ले में मैं नाम भूल गया, उसमें युद्ध का सीन आता है अपना कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र का सीन के लिए मुझे बाण की इफेक्ट करने की। अभी बाण की इफेक्ट तो 2 बाजू से बाण आवे तो वो, तो ये इफेक्ट के लिए मैं हमेशा मेरा वर्कशॉप पे आर्टिस्ट जावे तब रिहर्सल, तो मेरा एक पिक्चर था, अच्छा पिक्चर था। और मेरे पास 2 लाइट थी जिसमें तुम घुमा सकते हो। उसके पास से मैंने पेंटिंग करवाया कि तो ये बाण का इफेक्ट इधर 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 एक साइड, दूसरी साइड में इधर इधर, और फिर रिहर्सल किया। उधर से हाथ से घुमाता है, इधर से हाथ से घुमाता है, तो तुमको साइक्लोरामा के ऊपर ऐसे बाण की इफेक्ट। अच्छा। और ये बाण की इफेक्ट मिनट 1.5 मिनट और ऑडियंस ऐसा करता है। तब मराठी एक्टर बोलते हैं ये गौतम भाई आया। तो सही है। एक ये था। दूसरा माइलस्टोन था, हाँ, मैंने जब मैं ओपेरा हाउस की बात करता हूँ, मुझे लंदन की स्कॉलरशिप मिली, मुझे फ्रांस की स्कॉलरशिप, अच्छा, मुझे जर्मनी की स्कॉलरशिप। अच्छा। तो जर्मनी जब गया मैं, तो राजू भाई जर्मनी में 2 दिन में उतरा, वो दिन वो दीवार हो गई थी, वॉर, ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मन। अच्छा अच्छा। और ओपेरा हाउस जो था वो ईस्ट जर्मन में था। तो ईस्ट जर्मन में उतरा और रिसीव करने को आया, कोई मेरे साथ बात किया, मुझे बोला कि तुमको इधर जाने का है, कहाँ ठहरने का है, उधर लेके गया। और रात का समय था, कुछ 7-8 बज गया था। तो हॉल क्या था वो मुझे मालूम नहीं पड़ा। और वो दिन संडे था, तो बोलता है कि आज तो कुछ नहीं होगा, कल मैं आकर आपको थिएटर में लेके जाऊँगा, आप आज आराम करो। उसने उसका मैं कल आता हूँ, अभी मेरे पास थोड़ा पैसा था, $, मैं जब बाहर जाता हूँ, तो जो भी बचाया है वो $, थोड़ा रखता था।
फिर रात को होटल में जाके थोड़ा खाना खाएगा, और जब होटल में खाना खाने के बाद बिल आया तो उसको डॉलर रखा तो एकदम वो भड़क गया कि ये क्या, वहाँ डॉलर नहीं चलता है। वो मैनेजर आया तो सॉरी, यू हैव टू गिव जर्मन मनी। आई से आई एम सॉरी, ये मेरा पासपोर्ट है, आज मैं आया हूँ, कल मैं जाऊँगा सेठ, तो पैसा देखा दे देगा, तुम डॉलर ले लो अभी। तो उसको कन्विंस हो गया, तो बोलता है कोई बात नहीं, विल टेक इट टू डॉलर। ऐसा करके दूसरे दिन वो आया, मुझे थिएटर में ले गया, और थिएटर देखा मैं। अभी ओपेरा हाउस जब मैं लंदन में देखा तो मुझे कम से कम 8 दिन लगा था देखने के लिए खाली। इतना डिपार्टमेंट राजू भाई अपन सोच नहीं सकते। 750 पीपल ऑन ए पे रोल। मेरी 750 आदमी पे रोल पे रहते हैं, तो उसका खर्चा कितना होगा, उसका बजट कितना होगा। लेकिन लंदन में हर दिन शो चलता है, एक्सेप्ट संडे, एंड 8 shows इन ए वीक। वेडनेसडे को 2 शो होता है या सैटरडे को 2 शो होता है, और हाउस भी मिलता होगा। 8 shows इन ए वीक। और ऐसा उसने बताया मुझे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ने, कि 95% वी गेट द होल हाउस। ओके ओके। फिर भी गवर्नमेंट हैज टू हेल्प अस, करके वी कैन नॉट कोप विद। करेक्ट करेक्ट। तो वो सेम थिंग मैं जब जर्मनी में आया, तो जर्मनी का थिएटर देख के तो एकदम मैं इतना खुश हो गया कि सदा अपन कब करेगा, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू डू इट, ऐसा मुझे लगा। लेकिन वहाँ मुझे ऑब्जर्व करने का था प्रॉपरली। तो उसमें क्या था राजू भाई, कि एक स्टेज के साथ दूसरा 4 स्टेज था। अच्छा। अभी सेंटर में एक स्टेज हुआ, नॉर्मल 30x20 का। लेफ्ट में एक स्टेज हुआ, कोई साइड राइट में एक स्टेज हुआ, बैक साइड में एक हुआ, 1 2 3 4 120 फुट डाउन। अच्छा। हुआ जो बोलो, अरे 5 सेट, 5 તમે 4 પર સેટ લગાડો, એક ખુલ્લું રાખો, એટ એ ટાઈમ 4 સેટ તમે લગાડી શકો। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि एक ही वेन्यू पे 5 अलग अलग स्टेज वहाँ जर्मनी में। अच्छा, तो और उसके ऊपर फिर परफॉर्मेंस होते थे। हाँ, ये परफॉर्मेंस ऐसा है कि अलग अलग सेट तुम बना सकते हो। परफॉर्मेंस तो एक स्टेज पे होता है, 5 स्टेज पे साथ में नहीं होता। अच्छा, अभी ये जो स्टेज, ये जो सिस्टम था, वो दुनिया में सबसे पहले था। अच्छा। किसी के पास ऐसा नहीं था। एंड आई वॉज सरप्राइज कि जब मैं काम करता था तो लंदन का जो टेक्निकल डायरेक्टर था वो भी देखने के लिए आया। अच्छा, अच्छा। अमेरिका से आया था, सब जगह से आया। अभी मैंने उसका यूज किया। जैसा मेरी लाइफ बड़ी ऊपर से जैसे चल गई, ऐसा मैंने इसको लिए दिलीप कुमार के साथ था। बिहार चोपड़ा ने दास्तान किया था। अच्छा। उसके लिए मैंने रणजी स्टूडियो में ये सेट लगवाया। अच्छा। यही हिसाब से। रणजी स्टूडियो छोटा पड़ा, लेकिन वो किया। दिलीप वाज वेरी वेरी हैप्पी विथ मी एट दैट टाइम। अच्छा। उसके बाद मैंने इतना बड़ा स्टेज जय हिंद कॉलेज में किया। प्रिंसिपल वही। जय हिंद कॉलेज में ये जो किया, उगी डापड़नी डांट। अच्छा, गुजराती नाटक। अच्छा। पर आज प्रिंसिपल ઉગી ડાપણની દાંતનો જય हिंद कॉलेज के अंदर सेट करवो એટલે નાકા। जय हिंद कॉलेज का तो काफी छोटा स्टेज हुआ था। तो MS सब्जेक्ट देखने को आया था पहले से। अच्छा। तो बोलता है डॉक्टर भाई दिस इज समथिंग मिरेकल। अच्छा अच्छा। आपने बहुत अच्छा किया। तो ये चलता है मेरा तो हमेशा कोई ना कोई चीज चलती है। काफी देश प्रदेश में जाके आपने बहुत कुछ देखा, एक्सपीरियंस लिया, और फिर उसका यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, उसका उपयोग हुआ। ये बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा, इतने सालों से आप तो
काफ़ी देश विदेश में गए हैं, तो आप कोई ऐसे कोई बड़े महान कलाकारों से भी आपकी मुलाकात हुई है? महान जैसे कि कलाकार- इंडियन है या तो फॉरेन के कोई है या कोई पॉलिटिकल पार्टी के कोई लीडर? देखो, मैंने ये अभी तक बहुत से कलाकार के साथ बात करी। हाँ टू स्टार्ट विथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में रविशंकर पंडित, अच्छा, आबा खान, हाँ जाकिर भाई का फादर, हाँ हाँ, उसके बाद सितारा देवी के साथ था। अरे वाह, सितारा देवी तो एकदम, वो तो कड़क बाई है। हाँ हाँ इसके पहले मैंने बाला सुब्रमण्यम हाँ हाँ, क्लासिकल, शांताराव क्लासिकल, हम्म, वैजंती मालाबाली, वैजंती मालाबाली के लिए तो मैं उसके साथ टूर भी किया है, सिंगापुर, हांगकांग, मनीला, सब जगह। और हेमा मालिनी के साथ अमेरिका में भी टूर किया। अच्छा, सो आई हैव वर्क विद सो मेनी आर्टिस्ट, ओके, बड़े बड़े। अभी बी आर चोपड़ा ने जो पहले मेरे पास सेटिंग बनाया था, उसके अंदर ये एक्टर का नाम बोल के वो था। तो एवरी ओवर एंड अबाउट दिस मैंने राजाओं रानियों के साथ किया। अच्छा, आई हैव ए अपॉर्चुनिटी टू मीट प्रिंस फिलिप एंड क्वीन एलिजाबेथ ओके, अहमदाबाद के अंदर। अच्छा, और जब मैंने जसवंत रोड किया तो जसवंत रोड देखने के लिए महाराजा कृष्ण कुमार आए थे देखने के हाँ हाँ हाँ, वो एम्बेसडर ऑफ द अपने क्या मद्रास का गवर्नर हो गया था। अच्छा, तो ऐसा अलग अलग सब। वो सिवाय आर्टिस्ट तो सब आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट का नाम बोलोगे नहीं कि गुजराती जितने भी आर्टिस्ट है तुम देखो, प्रवीण लोग, महेल लोग, सिद्धार्थ लोग, टीकू जी लोग, जी जी, सब बिल्कुल, लोग ने मेरे बिल्कुल, साथ काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आध्यात्मिक लोग के साथ भी काम किया। अच्छा, साईं बाबा, रमेश भाई ओझा, अच्छा, हरि बाबू, हाँ हाँ, सबके साथ। तो ये मेरा तो चलता ही रहता है, कुछ से कुछ काम मिलता ही रहता है और मैं आनंद से करता हूँ। वजह इसकी वही है कि वेरी फ्रीक्वेंटली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि गौतम भाई तो भाई सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि वो काम करते रहो और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखो। अच्छा, अभी इतने सालों से आपने काम किया है, आपने इतना अनुभव लिया है, इतने लोगों से आप मिले हैं, तो आपका ये जो अनुभव का निचोड़ है, तो आज की जो पीढ़ी है, मतलब मैं भी आपके तो काफ़ी जूनियर हूँ, मगर मेरे बाद की भी जो पीढ़ी है, आज के जो यंगस्टर्स हैं, तो उनके लिए भी कोई ख़ास आप संदेश देना चाहेंगे कि भाई किस तरह से काम करना चाहिए, और अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए उसके लिए? हमारे स्वभाव का भी बड़ा इम्पोर्टेंस है उसमें, तो किस तरह से रहना चाहिए ताकि तुम इस लाइन में आगे बढ़ सको? देखो, मैंने जिस तरह से काम किया है उसमें एक तो आपको निष्ठा से काम करना चाहिए। बिल्कुल, यू मस्ट बी डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर वर्क। वो वर्क को जब करते हो तब वो भी ध्यान में रखो कि कर्मणे वाधिकारस्ते। ऐसा मत सोचो कि ये करूँगा तो मैं बड़ा हो जाऊँगा, अहंकार मत करो। बराबर, और जो काम करने का है उसका स्टडी करो, ऑब्जर्वेशन। कहते कि मुझे लाइटिंग में क्या स्टडी करने का, स्टडी करके लाइटिंग नहीं कर सकता। लाइटिंग करने के लिए मुझे देखना चाहिए, हाँ, दूसरे का देखो, बाजू का वाले का देखो। और मैंने जो काम किया है लाइटिंग का वो नेचुरल, तो नेचर का भी तुम उपयोग कर सकते हो। बिल्कुल, ड्रामा में भी हो सकता है, ड्रामा में नहीं हो सकता है नहीं, पर आजकल क्या हो गया है अनफॉर्चुनेटली कि ड्रामा वाले को, सेटिंग वाले को, लाइट वाले को टाइम नहीं। 1 घंटे में काम करो। अभी 1 घंटे में तुम क्या काम, समय मर्यादा, समय की पाबंदी आ गई है, समय मर्यादा ने सेटिंग वाले को और लाइट वाले को तकलीफ दी। हाथ बांध दिए। तो मैं तो बोलता हूँ कि तुम निष्ठा से काम करो, डेडिकेशन रखो, जो काम करने का है उसका ही सोचो। तुम दूसरा सोचते जाओगे तो नहीं काम होगा।
ये मेरा मैसेज है। और ये मैसेज अगर जितने भी लोग फॉलो करेगा उसको इतना आनंद मिलेगा, उसको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हम में कला है वो जो भी काम करते रहो तो कभी वो जाया नहीं जाता, वो निकम्मा नहीं होता, कभी ना कभी काम आता ही है। वाह वाह वाह। देखा दोस्तों, इतनी महान हस्ती ने कितनी सारी बातें की। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जितना भी उनके बारे में कहा जाए वो हमें कम ही पड़ने वाला है। ऐसे लोगों के साथ तो मुझे लगता है कि दिन रात क्या महीने या साल भी कम पड़ेंगे उनके पास से नई नई बातें जानने के लिए या तो उनका अनुभव जानने के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गौतम भाई जोशी, जिसे हम खास करके गुजराती लोग जानते हैं कि INT इंडियन नेशनल थिएटर के पिलर जैसे कहते हैं, उन पिलर्स में से एक हैं गौतम जोशी। उनका नाम बहुत ही बड़ा नाम है और उन्होंने बहुत ही काम किया है, निष्ठा से किया है जैसे कि इन्होंने कहा। और कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग न लेते हुए भी इतना नाम करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देख देख के उन्होंने पहले कहा कि एकलव्य कैसा था, उसी तरह सीख सीख के अपनी जात मेहनत करके उन्होंने ड्रामा और फिल्म लाइन में इतना काम किया, इतने लोगों से मिले, देश विदेश का प्रवास भी किया और बहुत कुछ सीखा, लोगों को सिखाया और अपना नाम भी बनाया। तो दोस्तों, मैं फिर से एक बार हम सभी की ओर से गौतम भाई जोशी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। इसी तरह हमें आगे भी अगर आपको आमंत्रित करते हैं तो आइएगा। और काफी सारी बातें मुझे पता है कि बाकी रह गई है, तो हम कोशिश करते हैं कि और एक दो इस तरह बातों का सिलसिला आपसे फिर से जारी रखेंगे और बहुत सारी बातें जो भी रह गई है समय मर्यादा की वजह से उसे हम फिर से दोहराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं राजुल दीवान कलाकृत प्लेटफॉर्म से आपसे विदा चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ये जो आपके सामने जो हम आए हैं, हमें जो उपस्थित किया, हमें जो दर्शाते हैं, वो हमारे DOP डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जिसे कहते हैं जन्म जोशी का, और हाँ ललित भाई शाह जो कि भवन कल्चरल सेंटर अंधेरी, उन्होंने भी हमें बहुत ही बड़ा सहयोग दिया है। इस तरह का ये गौतम भाई जोशी के साथ मुलाकात करने का हमें एक मौका मिला, उसके लिए ललित भाई शाह का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार मैं राजुल दीवान आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अलमस्त रहें, आनंद में रहें, खुश रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।